हेलो बच्चों, होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता होगा अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हमने बहुत सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। हमने सिस्टम, सराउंडिंग, प्रॉपर्टीज ये सब हमने देख लिया है। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप सबको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियोज़ देख के आइए ताकि आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते रहें। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक कवर करना है हमको आज, वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिससे हम शुरुआत करेंगे। अभी हमने दो टॉपिक कवर किए हैं लास्ट लेक्चर में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने कवर किए थे, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था आपको तीन चीजें करनी है, ध्यान रखिएगा। 300-400 क्वेश्चन पर डे आपको लगाने हैं, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, और 6 to 7 आवर डेली पढ़ाई करनी है। इस चीज को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो चलिए हेडलाइन डालते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अब देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। आपको नाम से समझ में आएगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपसे बोला है जो भी चीज आपको कंफ्यूज करे, सबसे पहले आप उसके वर्ड्स को तोड़ो, वर्ड्स को स्प्लिट करो, वर्ड्स में ही उसकी मीनिंग छुपी हुई है। क्वासी का मतलब क्या होता है बताइए? क्वासी का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। क्या होता है? ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, नियरली, अप्रॉक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉपर्टी। हमने प्रोसेस को बहुत डिटेल में देखा है, तो हम ये चीज जानते हैं कि प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी ही होता है। क्लियर है? अब देखिए बात क्या है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन प्रॉपर्टी लगभग स्टेशनरी है। एक ऐसा प्रोसेस जो चल तो रहा है। प्रोसेस का मतलब हमने क्या देखा था? चेंज इन प्रॉपर्टी। चेंज इन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में क्यूएसपी भी बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो चल तो रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का चेंज ऐसा हो रहा है कि हमको लगभग स्टेशनरी मतलब रुका हुआ दिख रहा है। हमको लगभग स्टेशनरी मतलब रुका हुआ दिख रहा है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस तो भैया चल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में साला कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? अब देखते हैं इसका एग्जांपल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप लिखेंगे ऑलमोस्ट स्टेशनरी, तो ध्यान रखिएगा स्टेशनरी में आप ARY लिखिएगा। अगर आपने एक जगह ई लिख दिया ना स्टेशनरी, तो वो स्टेशनरी क्या हो जाएगी? कॉपी किताब की दुकान। कॉपी किताब की दुकान, वो हो जाएगी स्टेशनरी, कॉपी किताब की दुकान। तो हमको क्या करना है? हमको ये स्टेशनरी यूज करना है, मतलब रुका हुआ, ARY। क्लियर? अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि क्वासी स्टैटिक का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रोसेस चल तो रहा है, बट प्रॉपर्टी में चेंज इतना कम हो रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, प्रोसेस रुका हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैटिक ही नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे आप सब जानते हो कि मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी बिलियन डॉलर्स में है, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है। मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी अरबों डॉलर की है। अगर मुकेश अंबानी रोज सुबह उठे और रोज सुबह अपनी प्रॉपर्टी में से 25 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपए निकाल के नदी में फेंक दे। आज मुकेश अंबानी सुबह उठे और अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपए निकाल के नदी में उन्होंने फेंक दिया, तो क्या उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ? चेंज तो उनकी प्रॉपर्टी में हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उनकी प्रॉपर्टी आज कितनी है 1 रुपए फेंकने के बाद, तो आप बोलोगे जो कल थी वही आज है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में 1 रुपए जो है ना, वो बहुत छोटी रकम है, बहुत नेग्लिजिबल रकम है। तो उस 1 रुपए को फेंकने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी क्या लगेगी? ऑलमोस्ट स्टैटिक, ऑलमोस्ट स्टेशनरी। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, आईसी इंजन का या अपने थर्मोडायनामिक्स का। समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और यहां पे गैस भरी हुई है। समझिएगा बात को।
इसके अंदर गैस भरी हुई है। और मान लीजिए जो गैस का प्रेशर है वो है 50 मेगापास्कल। कितना प्रेशर है? 50 मेगापास्कल। अब क्या है, ये गैस जब यहां पे स्टोर्ड है तो गैस रुकेगी तो है नहीं कि नहीं नहीं मैं रुकी रहूंगी। तो गैस क्या करेगी? गैस का काम क्या होता है? एक्सपैंड होना। तो गैस क्या करेगी? धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू होगी। जब गैस एक्सपैंड होना शुरू होगी तो ऑब्वियसली पिस्टन को मूव करेगी। अब मान लीजिए पिस्टन का मूवमेंट कितना हो रहा है। मान लीजिए पिस्टन अभी यहां पे है, पोजीशन नंबर x1 पे, ठीक है। पिस्टन पोजीशन नंबर x1 पे है और पिस्टन धीरे धीरे मूव कर रहा है। मान लीजिए पिस्टन मूव करके यहां पहुंच गया। मान लीजिए पिस्टन मूव करते 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 यहां पहुंच गया पोजीशन नंबर x2 पे। पिस्टन कहां पहुंच गया? पोजीशन नंबर x2 पे। अब हमको यह देखना है कि पिस्टन कितना चला है। अगर मैं आपसे बोलूं पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आप बोलोगे सर x2 माइनस x1। यही तो हुआ है, x2 माइनस x1। और मान लीजिए ये x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब कितना है? मान लीजिए 0.000001 मीटर है, 0.000001 मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी मान लीजिए। तो बताइए इतना डिस्प्लेसमेंट जब होगा, इतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हमको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। जब इतना कम डिस्प्लेसमेंट हमको नजर नहीं आएगा तो प्रेशर जो चेंज होगा, जो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, वो भी हमको नजर नहीं आएगा। तो हमको क्या लगेगा कि भले ही पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है लेकिन अब जो यहां पे जो प्रॉपर्टी है गैस की वो लगभग पहले की जैसी ही है, लगभग पहले के जैसी ही है। तो हमको यही नजर आएगा कि गैस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? हम इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आई थिंक आप इसको प्रॉपर समझ गए होंगे। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन प्रॉपर्टी का चेंज इतना कम है कि हमको ऐसा लग रहा है कि फाइनल प्रॉपर्टी भी इनिशियल प्रॉपर्टी के बराबर ही है। क्लियर है? तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की प्रॉपर डेफिनेशन। क्या देखेंगे? प्रॉपर डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो समझिए, बस आपको यह ध्यान रखना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब प्रॉपर्टी में चेंज इतना कम होगा कि हमको इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी लगभग सेम ही दिखाई देगी। चलिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम में दी जाती हैं, वो डेफिनेशन क्या है समझिए। अ प्रोसेस, प्रॉपर नोट बनाइएगा। अ प्रोसेस which is carried out, a process which is carried out in such a manner, एक प्रोसेस जो इस तरह से चले, कैसे? इनफाइनाइटेसमली स्लो, जो इनफाइनाइट रूप से स्लो तरीके से चल रहा है। इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रोसेस एक्चुअल में हो भी रहा है। अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट फाइनल एंड इनिशियल properties are almost same. Final and initial properties are almost same. मतलब मुकेश अंबानी के पास आज भी मान लीजिए $50 बिलियन है, कल उसने ₹1 फेंक दिया तो प्रॉपर्टी में चेंज तो हुआ, लेकिन हमको कितना लगेगा कि कल ₹1 फेंकने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी लगभग $50 बिलियन ही है। तो फाइनल प्रॉपर्टी और इनिशियल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। दूसरा पॉइंट, इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या ड्यूरिंग, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस each and every point passes through equilibrium state,
मतलब हर पॉइंट इक्विलिब्रियम पे होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, आज $50 बिलियन, कल ₹1 फेंकने के बाद भी $50 बिलियन, परसों ₹1 फेंकने के बाद भी $50 बिलियन। तो हर एक पॉइंट क्या है, रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी में चेंज हुआ ही नहीं है। अब ध्यान से सुनिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? आप मुझे खुद आंसर करो, मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद आंसर करो। बताइए, मैंने आपको जो अभी एग्जांपल लिया था सिलेंडर पिस्टन का, वही एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। गैस का प्रेशर हमने कितना देखा था? 50 मेगापास्कल। कितना देखा था? 50 मेगापास्कल। अब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन यहाँ कितने पे है? x1 पे। पिस्टन यहां से मूव किया, मान लीजिए पिस्टन मूव करके कहां पहुंच गया? x2 पे। तो पिस्टन कितना मूव किया? dx मतलब x2 माइनस x1। और मान लीजिए पिस्टन का मूवमेंट बहुत कम हुआ है, जैसे हमने पहले देखा था। मान लीजिए कितना हुआ है? 0.000001 मीटर। अगर पिस्टन का मूवमेंट भैया इतना कम हुआ है मेरे लाल, तो हमको पता नहीं चलेगा कि पिस्टन कितना मूव किया। और जब यही नहीं पता चलेगा पिस्टन कितना मूव किया, तो वॉल्यूम में चेंज और प्रेशर में चेंज क्या खाक निकालोगे? नहीं पता चलेगा ना कितना चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, प्रोसेस तो क्वासी स्टैटिक है, मतलब बहुत धीरे चल रहा है। लेकिन ध्यान से समझना, क्या पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रबिंग नहीं हो रही है? प्रोसेस कितना भी धीरे चले, क्या पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रबिंग नहीं हो रही है? हो रही है। प्रोसेस कितना भी धीरे चले, पिस्टन कितना भी धीरे मूव करे, लेकिन सिलेंडर को रब तो कर ही रहा है। और अगर रब करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, जो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी। और जो हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो गई, वो कभी जिंदगी में लौट के वापस नहीं आएगी। और अगर नहीं आएगी तो प्रोसेस क्या हुआ? इररिवर्सिबल। कैसा हुआ? इररिवर्सिबल। ध्यान से समझना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एग्जाम में आता है एसएससी जेईई में कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। ऑप्शन में आता है रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, या जो भी ऑप्शन दे दे, नन ऑफ दीज। हम क्या टिक करते हैं? रिवर्सिबल। क्या टिक करते हैं? रिवर्सिबल। लेकिन मैंने यहां क्या देखा? क्वासी स्टैटिक कैसा होता है? इररिवर्सिबल। अब समझिए ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों है, समझिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में पिस्टन सिलेंडर से रब करेगा, चाहे कितना भी धीरे प्रोसेस चले, फ्रिक्शन तो आएगा। अगर फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन नाम की गंदगी जिस भी प्रोसेस में आ गई, वो प्रोसेस पक्का क्या हो गया? इररिवर्सिबल। फ्रिक्शन आया, तुरंत आंख बंद करके टिक करो, प्रोसेस कैसा है? इररिवर्सिबल। लेकिन अगर हम ये मान लें कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगर हम ये मान लें कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में परफेक्ट स्मूथनेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तभी प्रोसेस कैसा होगा? तभी प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या लिखोगे नोट में? ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या लिखेगा? ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात रही एसएससी जेईई की। एसएससी जेईई में जब एक क्वेश्चन आता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो हम क्या लगाते हैं? रिवर्सिबल। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि उसमें जो क्वासी स्टैटिक दिया हुआ है वो फ्रिक्शनलेस ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शनलेस ही दिया हुआ है। मैं आपको मैं ये इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछ दे कि क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है, आप बोलोगे रिवर्सिबल। बोलेगा हमेशा? बोलोगे नहीं सर, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तभी। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो इरिवर्सिबल ही होगा। ध्यान से समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एसएससी जेईई में आपको क्या लगाना है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो ये अजम्पशन मान के ही उन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। क्लियर है? लिखिए नोट, लिखिए नोट। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए। लिखिए थर्ड पॉइंट इसका, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जितने भी मैं आपको नोट लिखाऊं, कृपया उसको अपने दिमाग में स्मरण रखें, कृपया उसको याद रखें। समझिए क्या लिखोगे नोट में? ओनली फ्रिक्शनलेस, ओनली फ्रिक्शनलेस, ओनली फ्रिक्शनलेस, ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अंडरलाइन दिस वर्ड, only frictionless quasi-static process is a
रिवर्सिबल प्रोसेस, इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आया? ओके, तो ये क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में हमारी बेसिक जानकारी। समझ आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है साइकिल। क्या है? साइकिल। नोट कर लीजिए इसको। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू में कभी कभी पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज से जब आप बिल्कुल फैमिलियर रहेंगे तो आपको आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। और वही आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। नीम हकीम खतरे जान, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। जो जानो उसको डीप से जानो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। ठीक है? जो जानो उसको पूरा जानो। चलिए अब आते हैं साइकिल पे। धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आएंगे हम, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइकिल। अच्छा, ये साइकिल कौन सी? साइकिल का मतलब थर्मोडायनामिक साइकिल। साइकिल का मतलब थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन दिखा देता हूं, आप समझिए। साइकिल क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है? साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, इससे तो आप फेमिलियर हो गए बिल्कुल। जैसे पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम से अगर मैं बोलूं कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट नंबर 1 से मैं स्टेट नंबर 2 तक गया, स्टेट चेंज हुई, तो क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। फिर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां से यहां आया, फिर अपनी स्टेट को चेंज किया, फिर यहां से यहां आया, फिर अपनी स्टेट को चेंज किया, और फिर यहां से यहां गया, फिर अपनी स्टेट को मैंने चेंज कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक क्लोज्ड लूप। क्या बन गया? क्लोज्ड लूप। अब इसको क्या बोलोगे? साइकिल। क्या है ये? साइकिल। अब साइकिल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है? 1 2 2 3 3 4 और 4 1। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस क्या बोलते हैं? साइकिल। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइकिल के लिए इनिशियल पॉइंट जहां से चले हो और फाइनल पॉइंट जहां पहुंच रहे हो वो दोनों सेम होनी चाहिए। कोई भी साइकिल दुनिया में तब बनती है जब आप जहां से चले हो वहीं पहुंच जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किल बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक साइकिल बना रहा हूं, सर्किल बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एक सर्किल या साइकिल बना रहा हूं। देखिए मैं कहां से चलना शुरू करता हूं? मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूं, पॉइंट नंबर 1 से। ये मैं चला, 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 यहां के रुक गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ये सर्किल है, क्या बोलोगे? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है? सर्किल है ये? नहीं। और आगे बढ़ गया, यहां के रुक गया। पूछूं क्या है ये? सर्किल है? बोलोगे नहीं। फिर बोलो सर्किल क्या है? बोलोगे सर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तब ये सर्किल या साइकिल पूरा होगा। तो साइकिल बनाने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम होते हैं। और यही है हमारा इसका दूसरा पॉइंट। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट? क्या लिखोगे? फॉर अ साइकिल, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। फॉर अ साइकिल, फॉर अ, जितने भी आपको मैं इसमें लाइन लिखवा रहा हूं, जितने भी सेंटेंस लिखवा रहा हूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। फॉर अ साइकिल इनिशियल, फॉर अ साइकिल इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। फॉर अ साइकिल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जहां से चले हो जब वहीं दोबारा पहुंच जाओगे तभी सर्किल बनेगा, तभी साइकिल बनेगा, अदरवाइज साइकिल नहीं बनेगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? 2। क्या बताया था? प्रेशर और वॉल्यूम, दोनों को फिक्स कर दो तो स्टेट फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं कि किसी भी साइकिल को बनाने के लिए
मिनिमम कितने प्रोसेस रिक्वायर्ड है, किसी भी साइकिल को बनाने के लिए मिनिमम कितने प्रोसेस रिक्वायर्ड है। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, रटना नहीं है, दिमाग में फिट करना है। जैसे मान लीजिए ये नोएडा है, ये नोएडा है और ये दिल्ली है, ये नोएडा है और ये दिल्ली है। आपसे बोलना है, आपसे किसी ने बोला कि आप नोएडा से दिल्ली जाओ, तो आप नोएडा से दिल्ली किसी भी रास्ते से आ गए, किसी भी पाथ से आप नोएडा से दिल्ली आ गए। आपसे मैं पूछूं क्या सर्किल बना है, क्या क्या क्लोज हुआ है लूप? आप बोलोगे नहीं। मैं बोलूं, आप बोलोगे फिर लूप ये कैसे क्लोज होगा, ये साइकिल कैसे बनेगी, सर्किल कैसे बनेगी? मैं बोला एक बार आपको नोएडा से दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से नोएडा जब जाओगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, लूप क्लोज हो जाएगा, तब जाके साइकिल कंप्लीट होगी। ये तो बेसिक चीज है, लेकिन इससे निकल के क्या आया? इससे निकल के ये आया भैया कि किसी भी साइकिल को बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस आपको रिक्वायर्ड है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। किसी भी साइकिल को बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस आपको चाहिए। जब 2 प्रोसेस होंगे मिनिमम, तब जाके आप एक साइकिल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? फॉर अ साइकिल मतलब थर्मोडायनामिक साइकिल, मिनिमम प्रोसेसेस रिक्वायर्ड आर 2। कितने प्रोसेस चाहिए? मिनिमम 2। मिनिमम प्रोसेसेस रिक्वायर्ड आर 2। तो 2 प्रोसेस चाहिए किसी साइकिल को बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एक चीज आपको और दिखाता हूं। पहले हम समझते हैं फिर लिखते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं साइकिल के बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। 4 पॉइंट में लिखूंगा, 3 में लिख चुका हूं और चौथा में लिखने जा रहा हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, समझिएगा। फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी, फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 0। फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 0। एक साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? 0। हमेशा क्या होती है? 0। पहले समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है, ये हमारा एक प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक गैस है जिसकी स्टेट ये है, मान लीजिए यहां पे प्रेशर कुछ भी है 10 पास्कल, मान लीजिए यहां पे प्रेशर मान लीजिए कितना है? 10 पास्कल। अब ये गैस अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, 1 से 2 पहुंची तो 2 पे प्रेशर चेंज हुआ, कितना हो गया? मान लीजिए 7 हो गया। फिर 2 से 3 आई, 3 पे फिर से स्टेट चेंज हुआ, मान लीजिए कितना हो गया? 5 हो गया प्रेशर। अब गैस क्या कर रही है? 1 से 2 गई, 1 से 2 गई, 2 से 3 गई और 3 से 4 गई। ध्यान से समझिए, जैसे ही गैस 3 से 4 गई, 3 से 4 गई, 1 पे प्रेशर कितना है? 10, 2 पे कितना है? 7, 3 पे कितना है? 5, 3 से 4 जा रही है। देखिए ये गैस गई 4, यहां पहुंच गई। यहीं क्यों पहुंची? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। और जब यहां पहुंच गई गैस तो फिर से प्रेशर कितना हो गया? 10। इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना हो गया? 10। तो चेंज कितना हो गया? चेंज हो गया P1 माइनस P4 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया चेंज? 0। तो किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा 0 होता है। ना सिर्फ साइंस में बल्कि आपकी जिंदगी में भी ये नियम लागू होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम क्या लेके आए थे, तुम क्या लेके जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ जाओगे। यही जीवन का चक्र है। मतलब ना तुम कुछ लेके आए थे और मरने के बाद जब तुम अपने जीवन का चक्र कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब आपकी प्रॉपर्टी में चेंज 0 हो जाएगा। आप 0 लेके आए थे और 0 लेके जाओगे, यही जीवन का चक्र है। मतलब यही साइकिल है। साइकिल का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी 0। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जब आप जाओगे, फाइनल विदा लोगे दुनिया से, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। चेंज इन प्रॉपर्टी 0 बचेगी। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है? साइकिल से। ये है साइकिल के बारे में चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर वी क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर रिवीजन करिए। इसमें से 2 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये कि फॉर अ साइकिल मिनिमम प्रोसेसेस रिक्वायर्ड आर 2, और एक ये पॉइंट कि फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज
जीरो, चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हमारा प्रोसेस, साइकिल, ये सब पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्रोसेस, साइकिल ये पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। बड़ी बड़ी हेडलाइन डालिएगा, बिल्कुल बहुत बड़ी सी हेडलाइन, जिसका नाम है गिब्स का फेज रूल। गिब्स का फेज रूल। ये गिब्स क्या है? गिब्स एक फिजिसिस्ट थे, JW गिब्स नाम था इनका, JW गिब्स, जिन्होंने आई थिंक 1876 के आसपास, 1876 के आसपास इन्होंने एक अपना फेज का रोल दिया। फेज का रूल मतलब अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, उस मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको निकालनी है तो हम गिब्स के फेज रूल से निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके जूनियर वर्क्स मैनेजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, आपके चार्जमैन के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, SSC जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है और देहरादून के जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे स्टेट जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यू कैन गेस हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। सो ओपन योर माइंड, ओपन योर पेन एंड कॉपी एंड टेक इट सीरियसली। ठीक है, स्टडी इट सीरियसली। समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको गिब्स ने क्या कहा वो दिखा देता हूं, फिर इसका मतलब क्या है आपको वो दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू गिब्स के अनुसार, अब पहले एक चीज आप देख लीजिए कि ये है किसके लिए, गिब्स का फेज रूल किसके लिए है। इट इज फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मिक्सचर। इट इज फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने में गिब्स के फेज रूल का अत्यधिक योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू गिब्स ने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई फेज है, कोई मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट फेज है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है और आइस है, तो कितनी फेज उसमें मिक्स है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो अगर उस मिक्सचर का हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हम गिब्स का फेज रूल यूज करेंगे। अब गिब्स ने कहा, अकॉर्डिंग टू गिब्स, समझिए पहले ध्यान से, T+F इज इक्वल टू C+2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। T+F इज इक्वल टू C+2। अभी आप सिर्फ देखते जाइए थ्योरी, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा गिब्स एक बात बता, तूने P+F इज इक्वल टू C+2 तो लिख दिया, इसका मतलब तो समझा दे। तो गिब्स ने कहा कि रुको समझाता हूं। P का मतलब गिब्स ने क्या बोला, नंबर ऑफ फेजेस इन अ मिक्सचर। लोगों ने बोला C क्या है, तो गिब्स ने बोला कि C का मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर। 2 क्या है आपको पता ही है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। F क्या है, ध्यान से समझिए, F क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो सारा खेल है ना, जो सारा करामात है, वो इसी F का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो सारा खेल है इस पूरे गेम में, जो मेन खिलाड़ी है ना, वो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो गिब्स ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन किया, मैं आपको समझाता हूं। गिब्स ने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। मिनिमम नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ध्यान से समझिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to fix the state of a system, required to fix the state of a system। अब सारा खेल इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं गिब्स? गिब्स ने कहा कि भैया, फिर से समझो शुरू से, गिब्स ने कहा कि मेरे फेज रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। लोगों ने कहा ठीक है समझा दो। गिब्स ने कहा लो समझ लो। P क्या है, नंबर ऑफ फेज इन अ मिक्सचर। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही पूरा खेला है। गिब्स ने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सुनो। गिब्स ने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटेंसिव वेरिएबल है, उनको ही हम बोलेंगे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आया? कुछ भी समझ में नहीं आया आपको? मैं समझ रहा हूं। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, ध्यान से समझिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, वीडियो को पॉज करके। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं और आपको खुद बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, ठीक है? मैं आपको 3 एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। एक ये कंटेनर है, हमको क्या पढ़ना है, मिक्सचर के बारे में। हमको क्या पढ़ना है, मिक्सचर के बारे में। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। गिब्स का फेज रूल बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी है। मान लीजिए इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी है। इस कंटेनर में 2 मिक्सचर है, एक आइस है और एक वाटर है। क्या है, एक बर्फ है और एक पानी है। इस कंटेनर में 3 चीजें भरी हैं, एक आइस है, एक आइस है, एक वाटर है और एक मान लीजिए स्टीम है। आइस है, वाटर है और स्टीम है। अब आपको निकालना है गिब्स का फेज रूल। क्या होता है गिब्स का फेज रूल? एक ही चीज, अकॉर्डिंग टू गिब्स लिख दो, ओ P प्लस एफ बराबर क्या, C प्लस 2। ठीक है, अब आइए पहले में चेक करते हैं, गिब्स का फेज रूल देखते हैं पहले कंडीशन में, फिर दूसरे में चेक करेंगे, फिर तीसरे में चेक करेंगे और तीनों में बारी बारी निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए पहले में चेक करते हैं। जब हम पहले में चेक करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, आप बोलोगे P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, बताओ इसमें P कितना है, मतलब नंबर ऑफ फेज कितनी है। आप बोलोगे सर एक ही तो फेज है, नाइट्रोजन है गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी है एक ही फेज है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, फेज आपने लिख लिया 1। मैं बोलूं कंपोनेंट कितना है, कितने पदार्थ है इसमें, कितने कंपोनेंट है, आप क्या बोलोगे, एक नाइट्रोजन, तो C भी कितना आया 1। ठीक है, अब 2 तो कांस्टेंट ही है, अब मुझे F निकालना है। ध्यान से समझिए, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। P कितना है 1, F मुझे निकालना है, C कितना है 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, F बराबर क्या आ गया 2। तो इस मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 2। क्लियर? अब आते हैं इसमें भी सेम निकालते हैं। आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ फेज कितनी है, नंबर ऑफ फेज कितनी है, क्या बोलोगे 1? नहीं, 2। कौन कौन सी, आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड। 2 फेज हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो क्या लिखोगे, फेज 2। अब लिखोगे कंपोनेंट। इस पूरे फॉर्मूले में बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़िएगा और एकदम सीरियस हो जाइए, बी केयरफुल जब आप कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो। जब भी आप नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे, हमेशा बिल्कुल ध्यान से केयरफुली करना। नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब जिस चीज से मिलके ये चीजें बनी हैं, जिस चीज से मिलके ये बना है और जिस चीज से मिलके ये बना है। वाटर किस चीज से बना है, H2O। आइस किस चीज से बना है, H2O। तो कंपोनेंट कितने हैं, एक, कौन सा, H2O। फेज कितने हैं, 2, सॉलिड और लिक्विड, लेकिन कंपोनेंट कितने हैं, एक, कौन सा, H2O। क्लियर? तो मैंने लिख दिया कंपोनेंट कितना है, एक। अब सिंपल सा F निकालना है, निकालिए। P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। P कितना है 2,
F निकालना है, C कितना है 1 प्लस 2, यही देखिए 2 से 2 कैंसिल, F कितना आ गया 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 1। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धकाधक लगे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में। बताइए नंबर ऑफ फेज कितनी है, सिंपल सा है, 1 सेकंड का आंसर करो। नंबर ऑफ फेज कितनी है, आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, स्टीम, गैसियस फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फेज है इसमें, तो फेज कितनी हो गई 3। कंपोनेंट कितने हैं, आइस H2O, वाटर H2O, भाप H2O। कंपोनेंट कितना है, सिर्फ एक, कौन सा H2O। तो कंपोनेंट क्या लिखोगे 1 H2O। ये भी H2O, ये भी H2O और ये भी H2O। तो कंपोनेंट कितने हैं, एक, भले ही फेज 3 है लेकिन कंपोनेंट एक ही है। अब निकालिए फ्रीडम, P प्लस F C प्लस 2, लिख दिया। फेज 3, ये निकालना है कंपोनेंट 1 प्लस 2। अब देखिए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और 3 इधर भी है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 0। तो आप सिंपल सी चीज है, आप इसको बहुत आसानी से निकाल लोगे। आपको सिर्फ 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपरली, एक नंबर ऑफ फेज, जितनी अवस्थाएं हैं, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, और कंपोनेंट जो जिससे मिलके वो बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये है कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है H2O, इसका क्या है H2O और इसका क्या है H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम गिब्स का फेज रूल निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन की जरूरत यहां नहीं है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ेंगे तो उसकी जरूरत यहां पे है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिसकी जरूरत यहां पे तो नहीं है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ेंगे तो उसकी जरूरत वहां पे पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाने के लिए एक पॉइंट और बता देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 ये कहां पे आई है, जहां पे एक मिक्सचर में 3 चीजें हैं, आइस, वाटर और स्टीम। कोई पॉइंट ऐसा सुना है मैकेनिकल में, ऐसा कोई पॉइंट जहां पे वाटर की तीनों फेजें एक साथ एग्जिस्ट करें, ऐसा कोई पॉइंट जहां पे वाटर की ऑल 3 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट, 3, ट्रिपल मतलब 3, तो तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको नोट करिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मतलब समझाता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का फिजिकल मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, समझ आ रहा है आपको क्या चल रहा है। पहले तो फेज रूल निकालना सीखिए, गिब्स का फेज रूल अप्लाई करना सीखिए, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखिए, और फिर बताइए कि आप कितना चीजों को पकड़ पा रहे हैं। ये मैं इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका काम अभी हमको लगेगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, हमने क्या देखा था, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें आइस है, जिसमें वाटर है और जिसमें स्टीम भी है। ध्यान रखिएगा ये तीनों क्या हैं H2O। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे, एक, फेज कितनी थी 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी भैया 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी 0। अब समझिए इसका प्रैक्टिकल मतलब, ध्यान से समझिए। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा पॉइंट जिसपे वाटर की तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपको पता है ट्रिपल पॉइंट, अब मैं आपको समझा ही देता हूं यहां पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये क्या होता है, अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट वेयर all 3 phases of water, all 3 phases of water coexist simultaneously। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे H2O की तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। मतलब
वहां पे आइस भी होगा, पानी भी होगा और स्टीम भी होगी। अगर आपको ये प्रैक्टिकली अगर आपको ये विजुअलाइज करना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करो, आप ध्यान से समझो। आप एक कंटेनर ले लो, एक शीशे का जार ले लो, इस शीशे के जार में पानी भर लो, इस शीशे के जार में आप पानी भर लो और कंटेनर को ऊपर से पूरा सील कर दो, कंटेनर को ऊपर से पूरा बंद कर दो। ठीक है, अब आप क्या करो। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट जो है वो किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? आप सिंपल सी चीज है, आप अगर जानते होगे तब भी और नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 273.15 प्लस 0.01, तो कितना आ जाएगा 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। ये क्या है? वाटर का ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? अब आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करिए। प्रैक्टिकली ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम में खूब पूछा है ऑब्जेक्टिव में, एसएससी जेई में तो हर साल ब्रांडेड क्वेश्चन है, एसएससी जेई का फिक्स क्वेश्चन हर साल पूछ लेते हैं। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर तो आपने बता दिया, ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर बताइए, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट क्या होता है पता है आपको? 611.2 पास्कल। क्या होता है? 611.2 पास्कल। क्लियर? सो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना? 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना? 611.2 पास्कल। क्लियर? तो ये दो डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर 611.2 पास्कल। अब आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप एक शीशे के जार में पानी लेंगे और आप यहां खड़े हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं तो। अब शीशे के जार को आप ऊपर से पूरा सील कर दो। अब क्या करो, अभी प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक। आपको पता है नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। और टेम्परेचर कितना होगा नॉर्मली? 27 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों चीज को डिक्रीज करना है। अभी प्रेशर जो है वो कितना है? 1 बार मतलब 1 एटमॉस्फेरिक कितना है? 1,01,325 पास्कल। और टेम्परेचर कितना है नॉर्मली रूम का? 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस पानी का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस करना है। टेम्परेचर 27 से कहां तक लाना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर 1,00,000 पास्कल से कहां तक लाना है? 611 पास्कल। कैसे रिड्यूस करोगे? आप यहां पे पानी को फ्रीज करते जाओ, पानी को फ्रीज करते जाओ, पानी को ठंडा करते जाओ और पानी का टेम्परेचर गिराते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और जैसे ही आ जाए 0.01 डिग्री सेल्सियस रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ। ठीक है, टेम्परेचर तो कम हो गया। अब प्रेशर रिलीज करो। प्रेशर कैसे निकालोगे? पानी का प्रेशर कैसे कम करोगे? यहां पे एक सक्शन पंप लगाओ, वैक्यूम पंप लगाओ और इसका प्रेशर खींचना शुरू करो। यहां से पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को खींचना शुरू करो। जब सारे एयर के मॉलिक्यूल यहां बाहर निकलते जाएंगे तो पानी का प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा। तो प्रेशर अभी कितना है? 1,00,000 पास्कल। यहां से कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। कितना प्रेशर आपने रिड्यूस कर दिया? 611.2 पास्कल। जब ये प्रेशर अचीव हो जाए तो रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ। और जब आप यहां पे रुक जाओगे आप देखोगे कि टेम्परेचर आपने रिड्यूस करके इतना ला दिया और प्रेशर आपने रिड्यूस करके इतना ला दिया। अब आप रुक गए। जब आप रुकोगे ना और शीशे के अंदर देखोगे ना भैया, तो बड़ी मस्त चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा पता है? यहां आपको कुछ बर्फ के टुकड़े दिखाई देंगे, कुछ पानी दिखाई देगा और कुछ स्टीम भी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। This is the physical meaning of triple point of water. This is the physical meaning of triple point of water. आप टेम्परेचर को रिड्यूस करके यहाँ आ जाओ, प्रेशर को रिड्यूस करते करते वैक्यूम पंप से यहाँ आ जाओ,
ये दोनों आ जाए, आप प्रैक्टिकली रुक जाओ। अब शीशे के अंदर आप जब देखोगे ना, आपको बर्फ भी दिखेगा, पानी भी दिखेगी और स्टीम भी एक साथ दिखेंगी। यही फिजिकल मतलब है किसका? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। क्या मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का? फिजिकल मतलब। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या देखा? ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर देख लिया, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर देख लिया, ये दो चीजें हमने देख ली। ओके, पर अब हमको क्या देखना है? अब हमको ये देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। हमने ये सारी चीजें देख ली, पर अब हमको ये देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। क्या कहना चाहता है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसका मतलब क्या है? तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए और दिमाग में बसाते जाइए, दिमाग में नोट करते जाइए। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। चलिए देखें, समझाता हूं। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, ठीक है। देखिए, अभी इस चीज़ की हालांकि हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दे रहा हूं। जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो हम वहाँ बनाएंगे एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। किसका? वाटर का। किसका? वाटर का। वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए थोड़ा। वो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। जब हम वहाँ आएंगे हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या है, ठीक है। बस उसका रेलिवेंस आपको समझा रहा हूँ। अब इसे बोलते हैं, इधर होता है सॉलिड, यहाँ होता है लिक्विड और यहाँ होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बताइए, सॉलिड से लिक्विड क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। तो इस कर्व को बोलते हैं फ्यूजन कर्व। क्या बोलते हैं? फ्यूजन कर्व। लिक्विड से गैस में आना क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या इवेपोरेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कर्व। क्या बोलते हैं भैया? बॉइलिंग कर्व। और सॉलिड से गैस क्या होता है? सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व। अब ध्यान से समझिए जो मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं यहां हूं, इस ये पॉइंट देखिए छोटा वाला, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? सॉलिड लिक्विड। इधर हूं तो क्या मिल रहा है? लिक्विड गैस। इसके नीचे हूं तो क्या मिल रहा है? गैस और सॉलिड। सिर्फ एक यही पॉइंट ऐसा है जहां पे इसके इस तरफ सॉलिड भी है, यहाँ पे गैस भी है और यहाँ लिक्विड भी है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप मानिए ना मानिए, यही वो पॉइंट है जिसकी हम तलाश में थे, जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। कहाँ? प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। अब देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, ये क्या हो गया? वाटर का ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? तो ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है हमने देखा? 611.2 पास्कल। ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है? 611.2 पास्कल। अब एक चीज देखिए, एंड सी द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, अगर मैं इस ट्रिपल पॉइंट पे ऊपर जाता हूं, इस ट्रिपल पॉइंट से बिल्कुल ऊपर जाता हूं, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहां हमको क्या मिलेगा? इससे ऊपर क्या मिलेगा? सॉलिड और लिक्विड। क्या मिलेगा? सॉलिड और लिक्विड। गैस की जो फेस है वो वैनिश हो गई, खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। अगर मैं इस ट्रिपल पॉइंट के नीचे आता हूं, यहां आता हूं, तो क्या मिलेगा? सॉलिड और गैस, लिक्विड, खत्म। क्या मिलेगा? सॉलिड और गैस, लिक्विड, खत्म। अगर मैं इधर जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? लिक्विड और गैस, सॉलिड, खत्म। इस पूरे कर्व में आप कहीं भी जाइए, यहां जाएंगे सॉलिड लिक्विड, यहां जाएंगे लिक्विड गैस, यहां आएंगे सॉलिड गैस, एक फेज गायब हो जाएगी। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पे तीनों फेज मिलेंगी, वो है ट्रिपल पॉइंट, और वो है सिर्फ ये पॉइंट। कौन कौन सा? ट्रिपल पॉइंट। यहां पे आपको सॉलिड मिलेगा, गैस मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से समझिए, इस ट्रिपल पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। ट्रिपल पॉइंट क्या है? स्टेट। इस स्टेट को हमने फिक्स कर दिया कितनी प्रॉपर्टी से? 2 प्रॉपर्टी से। हमने पहले भी देखा है, किससे? प्रेशर और टेम्परेचर।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ना तो आप प्रेशर चेंज कर सकते हो और ना ही टेम्परेचर। अगर आपने प्रेशर चेंज किया, ऊपर गए या कहीं भी नीचे आए, इधर गए प्रेशर चेंज किया, ऊपर गए गैस फेस खत्म, नीचे आए यहाँ सॉलिड गैस बचा है, लिक्विड फेस खत्म। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, नीचे आए, इधर का मतलब इससे कहीं इधर आए तो सॉलिड गैस लिक्विड खत्म। टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इधर गए, लिक्विड और गैस सॉलिड खत्म। मतलब पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसपे आपको ट्रिपल पॉइंट मिलेगा। वो कंडीशन क्या है? 611.2 पास्कल और 0.01 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इसके अलावा अगर आप कहीं भी गए, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ट्रिपल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 2 फेज मिलेंगी, तीसरी फेज गायब हो जाएंगी। अब आइए इसका मतलब समझते हैं जो गिब्स ने कहा है। गिब्स ने कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम गिब्स ने डिफाइन किया कि किसी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम जितने इंटेंसिव वेरिएबल चाहिए वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट। और अभी आपने देखा था ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 0। आइस, वाटर, स्टीम, ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 0। ठीक है, तो अब आपको ये लगेगा कि सर ट्रिपल पॉइंट को फिक्स करने के लिए तो हमने 2 प्रॉपर्टीज ली हैं। ट्रिपल पॉइंट की स्टेट को फिक्स करने के लिए हमने 2 प्रॉपर्टीज ली हैं। कौन कौन सी? प्रेशर और टेम्परेचर। तो गिब्स के अकॉर्डिंग तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसकी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए हमने 2 प्रॉपर्टी ली हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 होनी चाहिए थी, 0 कैसे आई? कंफ्यूजन होगा ना। अब समझिए, सी द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। गिब्स ने ये नहीं कहा कि ट्रिपल पॉइंट को फिक्स करने के लिए जितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। ध्यान से समझिए, गिब्स ने ये कहा कि किसी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जिसको आप वेरी कर सको, ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जिसको आप वेरी कर सको। इंटेंसिव नहीं, इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक बात बताइए, यहां पे ट्रिपल पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया किससे? प्रेशर से। और किससे फिक्स कर दिया? टेम्परेचर से। लेकिन इन दोनों, अब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कौन सी प्रॉपर्टी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। लेकिन इनमें से वेरी कितनी हो सकती हैं? 0। इसमें से एक को भी आप वेरी नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर को इधर उधर करोगे ट्रिपल पॉइंट खत्म, प्रेशर को इधर उधर करोगे ट्रिपल पॉइंट खत्म। इंटेंसिव तो दोनों हैं, लेकिन इनमें से इंटेंसिव वेरिएबल कितने हैं? 0। ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी है जिसको आप वेरी कर सको? 0। ना आप प्रेशर को वेरी कर सकते हो ना टेम्परेचर को। तो इंटेंसिव तो दोनों है, लेकिन इंटेंसिव वेरिएबल एक भी नहीं है, किसी को आप वेरी नहीं कर सकते। ये कारण है, इसी वजह से क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 0। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ट्रिपल पॉइंट की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज की जरूरत है, प्रेशर और टेम्परेचर। दोनों इंटेंसिव हैं, लेकिन दोनों इंटेंसिव में से आप किसी को वेरी नहीं कर सकते। अगर एक को भी वेरी करोगे तो क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव वेरिएबल कितने हैं? 0। समझ आया? ये मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो ये है हमारा गिब्स का फेज रूल। अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप आप सबको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए। और प्लीज़ सारे फैकल्टीज़ मेंबर, सारे होमवर्क की टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, आपके लिए वीडियोस बना रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, इसको नोट करिए। आगे के टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। आर्टिकल नंबर 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम कवर करेंगे कौन सा टॉपिक? इसके बाद हम कवर करेंगे अपना टेम्परेचर की स्केल और थर्मोमेट्री। ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर अपने आगे के टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, तो बड़ी बड़ी हेडलाइन डाल लीजिए भैया। अब ये थर्मोडायनामिक्स में हम कितने लॉज पढ़ते हैं पता है? थर्मोडायनामिक्स में टोटल हम 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, 4 लॉ पढ़ते हैं। उनमें से पहला लॉ है आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो एक बार पहले मैं आपको इसका इंसेप्शन बता देता हूँ। इंसेप्शन मतलब ये कहाँ से आया, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये कहाँ से आया। ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है, छोटा सा लॉ है, आपको पहले समझा देता हूँ मैं ये कहाँ से आया। क्लियर? तो देखिए ये जो लॉ है इसका जो इंसेप्शन था, इंसेप्शन का मतलब इसको कब बनाया गया, इसको कब दिया गया, इसका जो इंसेप्शन हुआ वो हुआ 1931 में। सन 1931 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फाउलर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फाउलर, उन्होंने इस लॉ को दिया। छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ इसके बारे में। इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों है? देखिए आप बोल सकते हो सर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, इसका नाम फोर्थ लॉ होना चाहिए था, तो जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? समझिए, हमने जब थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते हैं तो हम थर्मोडायनामिक्स में एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम। ये आया था 1830 में, ये आया था 1830 में। किसने दिया था? जूल ने। किसने दिया था? जूल ने। फर्स्ट लॉ को दिया 1830 में जूल ने। अब फर्स्ट लॉ क्या बताता था कि एनर्जी कंजर्व है, इसका ना तो विनाश हो सकता है ना इसको आप पैदा कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ही जैसे आत्मा के बारे में भगवत गीता में कहा गया है, सेम चीज। अब सुनिए, जब फर्स्ट लॉ आया तो 1830 तक हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करने का तरीका नहीं पता था। 1830 में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, मतलब एनर्जी को कंजर्व कर रहे थे, लेकिन हमको यही नहीं पता था कि टेम्परेचर नापेंगे कैसे, टेम्परेचर नापेंगे कैसे। समझिए कितनी बड़ी बात थी। एनर्जी का कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फॉर्मूले लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि टेम्परेचर को नापेंगे कैसे। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर का जो मेजरमेंट था उसको करना हमको नहीं आता था, नहीं पता था 1830 तक। इसके 100 साल बाद, लगभग 1931 में, 101 साल बाद, जब फाउलर ने जीरोथ लॉ दिया तो जीरोथ लॉ ने क्या किया, हमको टेम्परेचर को नापने का तरीका बताया, हमको टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का तरीका बताया। फाउलर ने कहा इस लॉ से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों ने ये कहा कि यार हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े एनर्जी के कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं पता है, ये तो शर्म की बात है। तो फिर क्या हुआ, जब ये जीरोथ लॉ 1931 में आया तो लोगों ने बोला कि यार जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे ना, हमको टेम्परेचर नहीं नापना पता था, तो ये इस लॉ को उस समय तक आ जाना चाहिए था। मतलब ये जो लॉ आया जीरोथ लॉ, इसको फर्स्ट लॉ के पहले आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ रहे थे ना, इस समय तक हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट पता होना चाहिए था। तो लोगों ने कहा इस लॉ को इससे पहले आना चाहिए था, तो फर्स्ट के पहले का ऑप्शन क्या था? जीरो, इसलिए इसका नाम पड़ा जीरो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आर वी क्लियर अबाउट दैट? ओके, तो इस लॉ ने क्या बताया, जीरोथ लॉ ने क्या बताया? जीरोथ लॉ ने बताया टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का कंसेप्ट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? दिस इज लॉ फॉर द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर या लॉ ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ को किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट लॉ को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। सेकेंड लॉ को किस नाम से जानते हैं? डायरेक्शनल लॉ, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी पहले हम जीरोथ लॉ के बारे में छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखते हैं। क्लियर? आइए समझते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। पहले हम देख लेते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ये क्या कहता है, फिर इसके बारे में समझते हैं। क्लियर? तो चलिए, जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 3 बॉडी हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इफ अ बॉडी ए, मान लीजिए बॉडी है ए बी सी, इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, is in thermal equilibrium with another body B, मतलब बॉडी ए और बॉडी बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर है। एंड बॉडी बी
डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, बॉडी बी एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी ए बॉडी बी के साथ टेम्परेचर की इक्वालिटी में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ टेम्परेचर की इक्वालिटी में है, तो भैया बॉडी ए और बॉडी सी ऑटोमेटिकली टेम्परेचर की इक्वालिटी में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। बॉडी बी एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बॉडी ए एंड बॉडी सी, body A and body C will also be in thermal equilibrium, will also be in thermal equilibrium automatically, पहले आप सेंटेंस समझिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 3 बॉडी हैं, मान लीजिए ये बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ये कह रहा है ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है। ये कह रहा है बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब मान लीजिए बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर बराबर है, मान लीजिए इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, क्लियर। फिर ये कह रहा है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो इसका टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है। इसका कितना था 50 और इसका भी कितना है 50, तो ऑटोमेटिकली ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा बिना कुछ किए। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप डेफिनेशन प्रॉपर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से और मैं आपको समझाता हूँ थ्योरी से। चलिए ध्यान रखिएगा इस लॉ के बारे में 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर या लॉ ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा इसने क्या दिया दुनिया को, थर्मोमीटर। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये लॉ ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 3 बॉडी हैं, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बॉडी बी और एक बॉडी है बॉडी सी, ठीक है। चलिए एक बॉडी हमारे पास है बॉडी ए, एक बॉडी है बॉडी बी और एक बॉडी है बॉडी सी। मान लीजिए ए का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ए का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 बॉडी हैं ए बी और सी और ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो ए का टेम्परेचर है वही बी का टेम्परेचर है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों में टेम्परेचर की इक्वलिटी होना। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर ए का बराबर है किसके, टेम्परेचर बी के, 50 और 50, क्लियर। और फिर ये आगे ये कहता है अगर बी का टेम्परेचर बराबर है सी के, अगर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है और बी सी का टेम्परेचर बराबर है, बी का कितना है 50, तो सी का भी कितना होना चाहिए 50, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी। ए बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। देख लो इसका कितना था 50, इसका बराबर है, इसका भी कितना हो गया 50। अब इसका बराबर है, इसका कितना है 50, इसका कितना हो गया 50, इसका भी 50, इसका 50 पहले से था, तो ऑटोमेटिकली दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो जीरोथ लॉ सिंपल यही कहता है कि अगर ए बी का टेम्परेचर बराबर है, बी सी का टेम्परेचर बराबर है, तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। लोगों ने कहा इसका फ़ायदा क्या हुआ, लोगों ने कहा इसका फ़ायदा क्या हुआ है, तो थ्योरी है, इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब देखिए आप स्केच बनाइए, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका कंसेप्ट और एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो को पॉज करिए, जो चीज़ समझ में आए उसको कमेंट करिए। जीरोथ लॉ का फ़ायदा ये है कि ये 2 बॉडी के बीच में बिना डायरेक्ट कांटेक्ट हुए भी उनका टेम्परेचर बता देगा। आपको लगेगा शॉकिंग, जैसे अगर मुझे अपना टेम्परेचर नापना है तो मुझे एक थर्मोमीटर डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। जीरोथ लॉ का फ़ायदा यह है कि अगर 2 बॉडी के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी हो तब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बता देगी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये है बॉडी ए, एक बॉडी है हमारे पास बॉडी ए, एक बॉडी है बॉडी बी, एक बॉडी है बॉडी बी। अब समझिए, मान लीजिए ये बॉडी, ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये बॉडी ए है, इसको सी मान लेते हैं, कोई नहीं इसको सी मान लेते हैं। मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है,
ध्यान से समझिए, टेम्परेचर ए का और बी का बराबर है, ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर बराबर है, मतलब इसका भी 50 है, मान लीजिए इसका भी 50 है, टी ए बराबर टी बी। ठीक, फिर आगे क्या बोलता है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब बी और सी का टेम्परेचर भी बराबर है। तो इसका कितना था 50, इसका कितना है 50, और तो इसका 50 है तो इसका कितना होना चाहिए 50। क्लियर, अगर इसका 50 है, इसका बराबर है, ये 50 हो गया, इसका बराबर है तो इसका भी 50 हो गया। इतना क्लियर, ये कहता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप इनमें से एक बॉडी को रिमूव कर दो। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली बॉडी को रिमूव कर दिया, नीचे वाली बॉडी को रिमूव कर दिया। देखिए दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया, इसका भी 50 और इसका भी 50, जबकि दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी हम दो बॉडी का टेम्परेचर आपस में निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ थर्मोमीटर का, तब आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट टेल्स अस अबाउट the measurement of temperature. It tells us about the measurement of temperature of two bodies without their direct contact, दो बॉडी के बीच में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी है तब भी ये लॉ उनका टेम्परेचर बता देता है। जैसे हमने ए बी का देखा, बी बराबर सी का था, हमने बी को रिमूव कर दिया, ए बराबर सी हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल थर्मोमीटर का एप्लीकेशन क्या है। ध्यान रखिएगा, जो थर्मोमीटर है वो इसी पे बना है। थर्मोमीटर वर्क्स ऑन ज़ीरोथ लॉ। ठीक है, हमने देखा था इसमें तीन बॉडी है। देखिए बॉडी है ए और बॉडी है बी और बॉडी है सी। ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो सी ऑटोमेटिकली ए के बराबर हो जाएगा। हमने क्या देखा था, हमने इसमें देखा कि तीन बॉडी साथ साथ चल रही हैं, तीन बॉडी साथ साथ चल रही हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट एज व्हाट, आर्टिकल नंबर 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताइए, अगर जिंदगी में भी ऐसा होता तो क्या होता, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ऑटोमेटिकली सी ए का दोस्त अगर हो जाता तो कैसा होता, कैसा लगता, कैसा फील आता। मैंने बच्चे से कहा कोई नहीं, अपने ऊपर अप्लाई कर ले। बोला कैसे? हमने कहा मान लो कि ये तुम हो, बच्चा है जिसने पूछा, ये तुम हो, है ना, तुम प्यार करते हो अपने किसी दोस्त से, तुम प्यार करते हो अपने किसी दोस्त से, और तुम्हारा दोस्त प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड से। तुम प्यार करते हो अपने किसी दोस्त से, तुम्हारा दोस्त प्यार करता है अपनी किसी गर्लफ्रेंड से। तो अगर जीरोथ लॉ ज़िंदगी में अप्लाई होता तो क्या होता कि तुम प्यार करते हो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड से। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो होता नहीं कि भैया शाहरुख खान लव्स काजोल लव्स अजय देवगन, तो शाहरुख खान लव्स अजय देवगन, ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या है, जीरोथ लॉ हम सिर्फ फिजिक्स में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्मोमीटर का प्रिंसिपल, थर्मोमीटर कैसे काम करता है। बस हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जीरोथ लॉ खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्मोमीटर कैसे काम करता है। चलिए ध्यान रखिएगा, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी हम दो बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए ये कोई इंसान है, मान लीजिए ये कोई इंसान है, मान लीजिए बॉडी ए, ये कोई इंसान है, मान लीजिए बॉडी ए। क्लियर, इसको बुखार है, ये डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर लेके आता है। ध्यान से समझिएगा, थर्मोमीटर लेके आता है डॉक्टर आया एक थर्मोमीटर लेके। क्लियर है, तो डॉक्टर थर्मोमीटर लेके आता है, थर्मोमीटर को मान लो बॉडी बी। ध्यान से समझिएगा, एक इंसान है, इसको बुखार है, ये बॉडी है ए, डॉक्टर थर्मोमीटर लेके आता है, थर्मोमीटर कौन सी बॉडी है, बॉडी बी। अब थर्मोमीटर के अंदर एक फ्लूइड होता है, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी। नॉर्मली कौन सा फ्लूइड होता है, मरकरी। जो हम थर्मोमीटर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, मरकरी। तो इस मरकरी को मान लीजिए बॉडी सी।
इस मरकरी को मान लीजिए बॉडी सी। इंसान जिसको बुखार है बॉडी ए, थर्मोमीटर जो डॉक्टर लेके आया उसका ऊपर का शीशा बॉडी बी और अंदर का फ्लूइड बॉडी सी। क्लियर। अब आपको फीवर है, आपको बुखार है, तो डॉक्टर क्या करेगा, थर्मोमीटर को आपके मुंह में इंसर्ट कर देगा। इस तरह से थर्मोमीटर को डॉक्टर आपके मुंह में इंसर्ट कर देगा। अब ध्यान से समझिए, जब थर्मोमीटर को आपके मुंह में इंसर्ट कर देगा तो आपके मुंह से डायरेक्ट कांटेक्ट किसका होगा, फ्लूइड का या शीशे का? शीशे का। शीशे का मतलब बॉडी बी का। बॉडी ए से कांटेक्ट किसका हुआ, बॉडी बी का, मतलब शीशे से कांटेक्ट किसका हुआ, आपके मुंह का सीधा कांटेक्ट हुआ शीशे से। तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, दोनों थर्मल की इक्विलिब्रियम में आई। थोड़ी देर बाद आपका, जब आपको फीवर है, आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस थर्मोमीटर के शीशे का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक लिमिट पे आके आपके मुंह का टेम्परेचर और इस शीशे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर, TA बराबर TB। ठीक है। अब जब शीशा गर्म हुआ तो शीशे के अंदर क्या है, फ्लूइड, तो फ्लूइड भी गर्म होगा, तो फ्लूइड का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, शीशे के बराबर। तो क्या हो जाएगा, TB बराबर TC। TB किसका टेम्परेचर है, शीशे का। फ्लूइड का क्या हो जाएगा, TC। और थोड़ी देर बाद दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये फ्लूइड और शीशा डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब ध्यान से समझिए, TA बराबर TB हो गया और TB बराबर TC हो गया। हो गया। अब डॉक्टर ने क्या किया, एक बॉडी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब थर्मोमीटर को आपके मुंह से निकाल लिया। जब डॉक्टर ने थर्मोमीटर को आपके मुंह से निकाल लिया तो बी, बॉडी बी और बॉडी ए का डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो गया, खत्म। लेकिन फिर भी थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आ रही है, आपके मुंह वाली रीडिंग। ध्यान से समझिए, बॉडी ए और बॉडी बी का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो डॉक्टर ने क्या किया, थर्मोमीटर को आपके मुंह से बाहर निकाल लिया। जब मुंह से बाहर निकाला तो क्या हो गया, आपका मुंह क्या था, बॉडी ए, थर्मोमीटर का शीशा क्या था, बॉडी बी। ए और बी दोनों क्या हो गए, डिस्कनेक्ट। लेकिन थर्मोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है सी, वो अभी भी कौन सी रीडिंग बता रहा है, तुम्हारे मुंह की रीडिंग बता रहा है। मतलब C बराबर अभी भी A है, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। आपके मुंह में थर्मोमीटर अब नहीं है, लेकिन फिर भी उसका फ्लूइड तुम्हारे मुंह की ही रीडिंग बता रहा है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने कितनी चीजें देखी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं बेसिक। सबसे पहले हमने देखा जीरोथ लॉ, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया जीरोथ लॉ ने, इसको पहले आना चाहिए था फर्स्ट लॉ से, इसलिए इसका नाम पड़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरी चीज, बिना दो बॉडी के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट के भी, ये लॉ क्या करता है, बिना दो बॉडी के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट के भी उनका टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। और तीसरा क्या है, इस पे हमारा बनाया गया है थर्मोमीटर। क्लियर। तो ये है जीरोथ लॉ का बेसिक, इस पे बनाया गया थर्मोमीटर और थर्मोमीटर इसी पे काम करता है। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, ये जीरोथ लॉ पूरी तरह से खत्म है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हमारा बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का, जो हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं अब तक, उसमें हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा और उसमें हम कवर करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें हम अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर देखेंगे। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, थर्मोकपल देखेंगे और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर मतलब मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखेंगे। तो बहुत सारे थर्मोमीटर उसमें हम देखेंगे। और एक टॉपिक और बचेगा, टेम्परेचर स्केल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर स्केल मतलब सेल्सियस से केल्विन, फारेनहीट से रैंकाइन वाले टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जब हम ये 2 टॉपिक कवर कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम होगा एनर्जी इंटरैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट और वर्क। उसके बाद फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर एंट्रोपी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, और हमारा हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स खत्म। तो हम कल के बाद अब स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम होगा एनर्जी का इंटरैक्शन, मतलब हीट और वर्क। ठीक है। तब तक अगर आप सबको वीडियो पसंद आए, इतने टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई जीएस का टीचर हो, चाहे कोई टेक्निकल का टीचर हो, चाहे मैथ के टीचर हो, सारे टीचर एफर्ट्स दे रहे हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए होमवर्क चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।